सुप्रभात बच्चों। आज भी मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने वाली हूँ और मैं अपनी आवाज़ और अपनी तैयारी के साथ उपस्थित हूँ। आप सब भी तैयार हैं? तो आज हम लोग सर्वनाम जारी रखेंगे। सर्वनाम पढ़ेंगे कि सर्वनाम में और हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या जानना बाकी है। जैसा कि हम लोग सर्वनाम की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। मैं एक कहानी सुनाई थी आपको और मैं बताई थी कि नाम की जगह जो शब्द हम लोग नाम के स्थान पे जो शब्द स्थापित करते हैं या जो शब्द रखते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम के 6 भेद हैं और 6 भेद की परिभाषा क्या क्या है वो आज मैं आपको समझाऊंगी। आप तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कल मैं आपको बताई थी कि प्रथम जो पहला है और जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो सर्वनाम का जो भेद है उसके भी 3 भेद होते हैं। जैसे पहला जो होता है उसका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं मैं आपको कल समझाई थी, मैं फिर समझा रही हूँ आपको। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, मतलब जो वक्ता है, जो बोलता है वो वक्ता कहलाता है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं अभी वक्ता हूँ, आप मुझे सुन रहे हो तो आप श्रोता हो। और जिसके बारे में बात की जाए, मतलब यहाँ पे अन्य हम किसको ले सकते हैं जिसके बारे में बात हो रही है? हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम अन्य में पुरुषवाचक सर्वनाम को ले सकते हैं, तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे अन्य के बारे में बात में प्रयोग करते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के पुनः 3 भेद किए गए, मतलब इसके भी 3 भेद हैं, इसकी भी फैमिली है ना। तो इसमें कौन कौन है? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। मैं फिर से एक बार बता दूं, पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयोग होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के पुनः 3 भेद किए गए हैं। इसके भी परिवार में 3 फैमिली हैं। पहला उत्तम पुरुष है, दूसरा मध्यम पुरुष है और तीसरा अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इन तीनों से ही पता चलता है। उत्तम पुरुष मतलब अपने बारे में है, मध्यम पुरुष मतलब जो बीच में है, जो सुनने वाला है, और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पहले मैं बता दूं, उत्तम पुरुष सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके एक वचन रूप में, मतलब जो इसका रूप होता है एक वचन में, उसमें मैं तथा बहुवचन रूप में हम का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं कहूँगी कि मैं गृह कार्य कर रही हूँ, है ना, तो ये मेरे बारे में हुआ। अगर मैं कहूँगी कि मेरे साथ साथ मेरी बहन भी गृह कार्य कर रही है, तो मैं बोलूँगी कि मैं का प्रयोग वहाँ नहीं हो करके वहाँ पे होगा हम दोनों बहनें गृह कार्य कर रही हैं, है ना। आगे बढ़ा जाए। उत्तम पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप इस प्रकार हैं। मैं बताई थी कल आपको, मैं, हम, तू, तुम, आप। मध्यम मैं और हम उत्तम पुरुष के हैं, तू, तुम और आप जो है वो मध्यम पुरुष के हैं। मैं फिर से समझा दूँ? ओके।
मैं फिर से आपको बताती हूँ। उत्तम पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप जो हैं वो मैं में चलता है। मैं में हम सब जो वाक्यों में प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, या बोलने के लिए हम लोग करते हैं या बोलते हैं, वे शब्द हैं मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ पर, मुझ में आदि। हम में जो करते हैं, बहुवचन में जो हम लोग करते हैं, वे हैं हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारे, हमारी, हम पर, हम में आदि। अब इस ख जो है मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगा? इसके लिए जो परिभाषा जो है वो इस तरह से है। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब मैं आप लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करती हूँ वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू क्या कर रहा है, मैं तो ऐसे नहीं बोलती तू क्या कर रहा है। तू का प्रयोग बहुत कम किया करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये आदर सूचक नहीं है ना। तुम कौन हो, आप कौन हैं, मैं तो पूछती हूँ तो मैं पूछती हूँ आप लोग कैसे हैं, तुम सब कैसे हो, है ना। तो इनके कारकीय रूप कैसे चलते हैं, इस प्रकार हैं। जो वाक्य में क्रिया रूप चलता है, क्रिया चलता है, काम के लिए जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो इस तरह से है। तू, तूने, तूने, तुझे, तुझको, तुझ में, तेरे लिए, तुझ में, तुझ पर, तेरा, तेरे, तेरी आदि। इन सब शब्दों का बहुत ही कम प्रयोग हम लोग करते हैं। ये ज़्यादा आदर सूचक नहीं है, इसलिए ये दो फ्रेंडली सब बच्चे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये प्रयोग में नहीं लाते हैं। तुम लाते हैं हम लोग प्रयोग में, तो तुम का जो रूप चलता है वो चलता है इस तरह से। तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम पर, तुम में, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी आदि। आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आप पर, आपका, आपके, आपकी आदि। ये क्रिया में इनका रूप चलता है। आगे बढ़ें। अन्य पुरुष सर्वनाम, वक्ता लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। वह मेरा भाई है, वे मेरे भाई के मित्र हैं। जैसे जो दूर खड़ा है मैं बता रही हूँ तो क्या बताऊँगी, वह मेरा भाई है। और फिर मुझे बताना होगा कि मेरे भाई के जो दोस्त हैं तो मैं बताऊँगी वे मेरे भाई के मित्र हैं। समझ के? अन्य पुरुष के भी कारकीय रूप चलते हैं, इस प्रकार चलते हैं अन्य पुरुष सर्वनामों के। जैसे यह के लिए क्या होगा, इस, इसे, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर। वह के लिए वह, उस, उससे, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी, उसमें, उस पर, है ना। इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी, इनके, इनमें, इन पर। उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनका, उनकी, उनके, उनमें। इस तरह से जो अन्य पुरुष सर्वनाम है उनका रूप चलता है यह, वह, ये और वे के लिए। इनका कारकीय रूप ये है। इसे बच्चों इस पे वीडियो पे अगर नहीं भी दिख रहा है लिखा हुआ तो मैं नोट्स में आप लोगों को सब भेज रही हूँ बना करके, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो सर्वनाम के पहला भेद हम लोग पढ़े पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संकेत करना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, वे मेरी किताबें हैं, है ना। तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या संकेतवाचक। संकेत मतलब इशारा करना। तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे
उसमें कोई निश्चित नहीं है कि ये मेरा है कि नहीं है, उसमें अनिश्चितता बनी हुई है, अनिश्चय है कि वो वस्तु हमारा है या नहीं है ना। तो यहाँ पे जैसे में क्या होगा, कोई प्राणियों के लिए होता है, कमरे के बाहर कोई है, मैं कहूँगी दरवाजे के बाहर कोई है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। कोई यहाँ पे किसी का नाम नहीं है ना, तो अनिश्चित है। कौन है, कुछ वस्तुओं के लिए करते हैं कि वहाँ कुछ है, बोलते हैं ना, लगता है कि वहाँ कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये पता नहीं है, सांप है, बिच्छू है, मगरमच्छ है, क्या है ये नहीं पता है, लेकिन वहाँ कुछ चल रहा है। तो कुछ मतलब अनिश्चित है, पता नहीं है कि क्या है ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कारकीय रूप बनाने के लिए जब कोई के साथ प्रसर्ग लगाए जाते हैं तब इसका रूप बदलकर किसी हो जाता है। इसका बहुवचन रूप किन्हीं का हो, किन्हीं में चलता है ना। उदाहरण के लिए, किसी को बुलाओ, किन्हीं दो को यहाँ आने के लिए कहो। किसी को बुलाओ, बोलते हैं ना, जाओ किसी को बुला करके ले आओ, कोई काम होता है तो टीचर्स कभी कभी बोलते हैं ना कि जाओ किसी को क्लास में से बुला करके ले आओ, या फिर किन्हीं दो को आने के लिए कहो। तो इस तरह से हम लोग कारकीय रूप में जो है ये बदल जाता है। चौथा जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न मतलब जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्न मतलब दिमाग में आ जाता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो यहाँ पे प्रश्न ही है। जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, वहाँ कौन है, यह काम किसने किया है, उसने क्या पूछा, किसे बुला रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम यहाँ किस लिए आए हो, ये सब क्या है, प्रश्न है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। पांचवा क्या है, संबंधवाचक। जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जैसा, वैसा। संबंध मतलब जैसे हमारा आपस में रिश्ता होता है ना, परिवार में होता है, तो उसी तरह से व्याकरण में भी कुछ कुछ जो व्याकरणिक परिभाषा होते हैं या जो व्याकरणिक शब्द होते हैं उनका आपस में संबंध होता है। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम में भी जिन सर्वनामों का से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम, मतलब दूसरे वाक्य के सर्वनाम के साथ पहले वाक्य सर्वनाम का कुछ संबंध स्थापित हो या किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो भी सर्वनाम है यहाँ पे और वह भी है, तो बीच में क्या है, निर्देशक चिन्ह है, और जैसा, वैसा, तो ये क्या है, दोनों जो है वो सर्वनाम है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जो मेहनती होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। जिनसे तुम बात कर रहे थे वही राकेश जी हैं, है ना। या बोलते हैं ना कि जिससे तुम बात कर रही थी उसी के बारे में तो मैं बोल रही थी, तुमको नहीं पता है, बोलते हैं ना हम लोग, तो ये वही है संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम जो है वो निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं अपने आप के लिए, अपने लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करते हैं उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनामों के संबंध में कुछ, जैसे आप निजवाचक सर्वनाम के पहले उदाहरण समझ लीजिए। आप स्वयं ही उनसे मिल लीजिए, तुम स्वयं क्यों नहीं बात कर लेते हैं, आप खुद ही उससे बात कर लें। गांधी जी अपना सारा काम स्वयं अपने आप ही करते थे, या गांधी जी अपना काम अपना सब काम अपने आप करते थे। तो यहाँ पे क्या है, स्वयं, निजवाचक, निजी, निज मतलब निजी मतलब अपना, बोलते हैं ना, निजी है मेरा, अपना है। तो ये सब अपने लिए जो प्रयोग में शब्द जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनामों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, आप ध्यान दीजिए, है ना, आप ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए,
मैं समझा रही हूँ। ये सब जो होता है ये समझने की बातें हैं व्याकरण में। व्याकरण में रटने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। सर्वनामों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक रूप का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे हम पिताजी दफ्तर गया है ऐसे नहीं बोलते, हम लोग बोलते पिताजी दफ्तर गए हैं। आदर देने के लिए हम लोग इन बहुवचन में बोलते हैं। वे शाम को लौटेंगे, वह शाम को आएगा ऐसे नहीं बोलते, हम लोग बोलते वे शाम को लौटेंगे, है ना। और है में है नहीं होता, अनुस्वार दिया जाता है, है ना। इस पे विशेष ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाने लगा। जैसे हमने साफ साफ कह दिया था कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हमें आज ही जाना है, हम आपको सूचित कर देंगे। तो मैं की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए? हम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य के अनुसार सब जगह हम नहीं प्रयोग होगा, है ना। वहाँ पे देखना होगा। जैसे मैं जहाँ पे मैं कह देती हूँ मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं आज ही जाऊँगी, है ना। तो इस तरह से मैं का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग हम का भी प्रयोग एक वचन में करते हैं, लोग किया करते हैं, कि करने लगे हैं, है ना। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता या अनादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। तू का प्रयोग सभी नहीं करते, बहुत ज़्यादा जो क्लोज दोस्त होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं, जो समझ सकता है। तू क्या कर रहा है, तू कब जाएगा, तू कब आएगा, इनका प्रयोग जो है वो वह बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड के बीच में किया जाता है, जो बहुत ही आपको समझता हो या फिर आपके बहुत प्रिय हो, है ना। अनादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। अनादर मतलब जिसको हाँ जिसका हम आदर नहीं करते हैं। औपचारिक तौर पर आपका ही प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर हम लोग आपका प्रयोग करते हैं। दिल्ली वगैरह में तू का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है ना। कोई के साथ हर या सब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे हर कोई अपना लाभ चाहता है, सब कोई आजकल परेशान है। तो बच्चों हम सब जब भी जहाँ भी जो भी वाक्य फ्रेम करते हैं या वाक्य बोलना चाहते हैं, जो भी बोलते हैं इंस्टेंट तुरंत हम लोग व्याकरण के नियम और ये सब याद नहीं करते हैं, लेकिन जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है तुरंत हमें बोलना होता है, तो हम तुरंत जो है वो अपने सुविधा के अनुसार उसको फ्रेम करके तुरंत बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से कोई कुछ भी वाक्य बना करके बोल देते हैं, तो यहाँ पे रूप बदल जाता है। तो कोई के साथ हर या सब विशेषणों का भी प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग एक वचन में होता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अपवाद है। अपवाद मतलब कि परिवर्तन हो सकता है, बोलते हैं ना, कभी भी कहीं भी कोई भी शब्द हम लोग लगा देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि यहाँ पे ये व्याकरणिक सही है या शुद्ध है या नहीं है, लेकिन जब हम लिखते हैं तब इसका पूरा ध्यान रखते हैं। अब आप जान गए हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में एक बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग के बाद सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं कहानी में आपको सुनाई, कहानी में बार बार गोलू का नाम आ रहा था, और अगर हम बार बार गोलू का नाम लेते हैं तो कहानी थोड़ा सा वाक्य जो है, कहानी का जो सुनाने का जो मज़ा है वो अच्छा नहीं लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था। लेकिन अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, ज़्यादा स्पष्ट नज़र आएगा, है ना। सुनने में भी अच्छा लगेगा, कर्ण प्रिय लगेगा। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, आप जान गए। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, मैंने बताया अभी आपको। दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठा नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मैं बता दी। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम वचन और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं। कारकीय रूपों के अनुसार सर्वनामों की रूप रचना की जाती है। मैं आपको बताई ना बच्चों कि जब भी हम बोलना शुरू करते हैं या बोलते हैं
कुछ भी बोलना होता है तो हम अपने अनुसार वाक्य रचना करते हैं और बोलते हैं। उस समय हम चेक नहीं करते हैं कि ये मेरा वाक्य जो है वो व्याकरण के हिसाब से सही है कि नहीं है, है ना। तो कारकीय रूप लेकिन फिर भी हम सही होते हैं, क्रिया के अनुसार रूप को बदल देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग प्रश्न चर्चा करेंगे जो आपके व्याकरण किताब में दिया गया है, और आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और मैं उस पे जवाब ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।